जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। मित्रों, आज हम एक नए प्रकरण के साथ आए हैं, संधि प्रकरण। इसमें आपको स्वर संधि के सबसे पहली संधि यण संधि के बारे में कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यण संधि। यण संधि का सूत्र जैसा कि आप देख रहे हैं, इको यणच। यण संधि का सूत्र इको यणच। अब इस सूत्र की व्याख्या करते हैं तो इसमें देखते हैं कि तीनों प्रत्याहार है, इकह यण अच। इकह का मतलब होता है षष्ठी एक वचन का रूप है इक। इक एक प्रत्याहार है। एक प्रत्याहार में ई, उ, री और ली आते हैं। यह बनता है, ये सूत्र है ना, आ ई उड़ और री री क। यहाँ देखिए, आयुण के ई से लेकर के रिलिक के क तक मतलब एक प्रत्याहार बना। और इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? उ छोड़ दीजिए, ई उ अड़ा छूट जाएगा, री और री, ई उ री और री। यह हुआ आपका एक प्रत्याहार। ठीक है। और आगे एक प्रत्याहार आएगा यण। यण प्रत्याहार में क्या आएगा? अब यहाँ फिर एक सूत्र आएगा हयवरट। हयवरट लण। ठीक। हाइब्रट में देखिए य से लेकर के अड़ा तक मतलब यण प्रत्याहार। ठीक है। यण प्रत्याहार में कौन कौन से आ रहे हैं? य, व, र और ल। टट छूट जाएगा, इत संज्ञक है। ठीक है। तो य, व, र और ल, तो यण प्रत्याहार हो गया। अच। अच का मतलब है अच स्वर। सूत्र का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? आया ना? तो सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, इक के स्थान पर मतलब ई, उ, री के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। य, व, र और ल आदेश हो जाता है। क्यों? अच परे रहते, मतलब अच या स्वर बाद में आए तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि इक के बाद मतलब ई, उ, री के बाद यदि कोई भी स्वर आए, अभी इतने जानिए, कोई भी स्वर आए, बाद में और भी संधियां हैं जो इसका अपवाद हैं, स्वर आए तो क्या हो जाता है? यण आदेश हो जाता है। य, व, र और ल हो जाता है। अब इसको थोड़ा व्याख्यात्मक रूप में देखते हैं। यह हुआ आपका सूत्र का अर्थ है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा यदि बाद में अच आए तो। अब देखिए, संधि दो वर्णों के बीच में होती है। संधि किसके बीच में होती है? दो वर्ण। अब चूंकि यहाँ आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो दो स्वरों के बीच में संधि होगी। जैसे ई है, आगे कोई स्वर आ गया, यहाँ संधि हो जाएगी। लेकिन अगर ई और अ, केवल ई और अ आएंगे तो यहाँ संधि कैसे होगी? तो सटना क्या किसको पड़ेगा? पदों को। जैसे उदाहरण देखिए पहले, सुधि धन उपास्य आपका एक उदाहरण है। ठीक है ना? चूंकि ये संधि स्वर संधि की है। अब यहाँ धी में क्या है? ई है, दीर्घ ई है, और यहाँ क्या है? उ है। तो ई पहले पद का अंतिम वर्ण क्या आया है? ई। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? ई। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? उ। इको यणच क्या कह रही है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाए यदि कोई स्वर आए तो। ठीक। तो इक में क्या आया था? यहाँ ई, उ, री और ली। इन चारों में से आपको देखना है कि कौन सा वर्ण आया है। कौन सा वर्ण आया है? ई आया है। पहले पद का अंतिम वर्ण ई है। तो ई के बाद यदि स्वर आ जाए तो स्वर में कौन आया है? उ आया है। तो इक को मतलब ई, उ, री को क्या आदेश हो जाएगा? यण आदेश हो जाएगा। यण में क्या है? य, व, र, ल। ठीक है। तो जैसे ही इक के स्थान पर यण आदेश हुआ, सारे यण यहाँ इकट्ठा हो गए जाकर के। ल कह रहा है हम भी इक के स्थान पर होंगे, र कह रहा है हम भी होंगे, व कह रहा है हम भी होंगे, य कह रहा है हम भी होंगे। भाई यण सभी हैं, सारे यण चले गए इक के स्थान पर आदेश होने के लिए। ठीक है। तब होगा क्या? यहाँ कौन आदेश होगा? तो फिर वही सूत्र आएगा एक, कौन सा है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम।
कि सवर्णी आदेश होगा। जो सवर्ण संज्ञक है, सवर्ण संज्ञा वाला है, अर्थात जिसका आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान होगा, वही आदेश इस पे होगा। ठीक है ना। तो ल का उच्चारण, ई ने पूछा भाई तुम्हारा उच्चारण स्थान क्या है ला से, तो ल का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, लितुलसा नाम दंता है। तो इसने कहा भाई हमारा उच्चारण स्थान तो तालु है, इचुयसा नाम तालु, और आपका उच्चारण स्थान दंत है, तो आप हमारे जगह पर नहीं हो सकते, ये फेल हो गए। रा से पूछा इसने कि रा भाई तुम्हारा उच्चारण स्थान क्या है, रा ने कहा कि हमारा उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो उसने कहा कि तुम भी फेल, मेरी जगह पर तुम भी नहीं बैठ सकते। ठीक। फिर वा का नंबर आया, वा से पूछा गया कि तुम्हारा उच्चारण स्थान क्या है, इसने कहा मेरा उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अरे भाई तुम कहाँ से आ गए, मेरा तो तालु है, तालु की जगह पर दंतोष्ठ कैसे आएगा, भगो। फिर कौन सा बचा, यह। अब यह जब यहाँ गया तो इसने पूछा प्रेम से कि भाई तुम्हारा उच्चारण स्थान कौन सा है, क्योंकि ई के पास कोई विकल्प नहीं था। तो यह ने कहा कि मेरा उच्चारण स्थान तालु है। कहा अच्छा तालु है, तो आ जाइए हमारे स्थान पर, आप बैठ जाइए। तो ई के स्थान पर कौन आ गया, यह आ गया, यह हो गया आदेश। यह को क्या कहेंगे, आदेश। अब यहाँ क्या बन रहा है, सु, ध में से ई निकल गया है ना, ध, और ई की जगह पर क्या हो गया अब, यह। ठीक। और इधर उपास्य है। अब हमारा ये रूप प्राप्त हो गया। ठीक है ना। जैसे ये रूप प्राप्त हुआ बस तुरंत इसकी संहिता हो जाएगी और यहाँ संधि बन जाएगी। इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सु, आधा धा कर देंगे, या को भी आधा ही रखिए, या जब उ में मिल जाएगा तो यू बन जाएगा। ठीक। और इधर पास, रूप हमारा बना शुद्ध पास्य है। ध्यान दीजिएगा, यह एकादेश होता है। इसको क्या कहते हैं, एक स्थान एकादेश, सॉरी एकादेश नहीं, एकादेश तब होता है जब दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होता है। ठीक है। यहाँ क्या है, ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है, इस ऊ को कुछ नहीं हुआ। अब इसमें हमको आप बताइए कि यह क्या है, आदेश है, ऊ क्या है, निमित्त है, कारण है। ठीक है ना। ऊ यह के होने का क्या है, कारण है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये निमित्त है। ठीक। और यह क्या है, आदेश है। और ई क्या है, स्थानीय है, क्योंकि ई के स्थान पर ही यह आदेश हुआ, इसलिए ई स्थानीय है। यह क्या है, इस आदेश का कारण है, और यह आदेश। ठीक है ना। ये समझ में आया। दूसरे उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे मधु, धन, अरि। ठीक है। मधुधन अरि। मधु एक राक्षस का नाम था और अरि माने होता है शत्रु। तो मधु नामक राक्षस का वध किसने किया था, भगवान कृष्ण ने। तो इसलिए भगवान कृष्ण को भी क्या कहते हैं, मध्वरि। ठीक है। मधु के शत्रु जो हैं। तो मधु में जो ध के बाद ऊ है ना, धू में क्या है, ऊ है, और ऊ क्या है, इक है। इक माने ई, ऊ, री, री, इन चारों वर्ण में से कोई ना कोई वर्ण है ऊ। ठीक। और ऊ के बाद क्या आया है, आ आया है। ठीक। जब ऊ के बाद कोई स्वर आएगा, ठीक है, तो इको यण सूत्र से क्या हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। किसको, इक को, मतलब यह, वह, र और ला, इन चारों में से कोई न कोई आदेश उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से हो जाएगा। तो ऊ के स्थान पर कौन सा आदेश होना है, यहाँ ला भी गया। फिर वही प्रश्न पूछा गया ला से, भाई तुम्हारा उच्चारण स्थान क्या है, इसने क्या कहा, दंत। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, उपपदमानीय नाम ओष्ठ, ओष्ठ। तो ला कट गया, रा गया, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसका ओष्ठ है, रा भी नहीं होगा। फिर या गया, या का उच्चारण स्थान तालु है और इसका ओष्ठ है, ये भी नहीं हुआ। वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। तब बताइए ओष्ठ की जगह पर दंतोष्ठ हो जाएगा कि नहीं। भाई जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कोई उच्चारण स्थानीय लोगों का नहीं मिल रहा है, यहाँ कम से कम एक तो मिल रहा है ना,
मिला है कि नहीं मिला? इसलिए ऊ की जगह पर कौन सा आदेश होगा? वह आदेश हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तब यहाँ क्या बनेगा? अब ऊ की जगह पर वह हो गया। यहाँ क्या बचा था? माँ। ध आधा बचा था ना, धा में से वो निकल गया था। और ऊ की जगह पर क्या हो गया था? वह हो गया था। सामने क्या है? आ, इसको यहाँ ले लीजिए, अरि। अब इसको मिलाइए, देखिए माँ, धा को आधा करिए, व को आधा करके आ मिला दीजिए, पूरा हो जाएगा ना। व जब आ में मिल जाएगा, अच्छा ये बताइए, आ व में मिलेगा कि वह आ में मिलेगा? वह आ में। हमेशा व्यंजन ही स्वर में मिलता है, ठीक है ना भाई? जिसके पास ज़्यादा शक्ति है वो कम शक्ति वाले के पास क्यों जाएगा? इसके पास ज़्यादा शक्ति है ना। कितनी मात्रा वाला है? 1। और ये कितनी मात्रा वाला है? आधी मात्रा वाला है। तो जो अधूरा है वही तो पूरे के पास जाएगा ना। तो हमेशा स्वर ही व्यंजन ही स्वर के पास जाता है। तो वह आ में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वह पूरा हो जाएगा। और रि, ठीक है ना? बन गया कि नहीं? मध्वरि। अगला शब्द देखिए, तव नहीं, तौलिकार है, इसका नहीं है। इसका अगला उदाहरण है धात्री धन अंश। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, त्रि में क्या है? और सामने क्या है? आ है, ठीक है ना? आ पर अनुस्वार है, सामने अस्वर है। अब इकोनियालिच क्या कहेगी? ई उ री ली को क्या हो जाएगा? या वा रा ला। देखिए सीरियल से है भी, इसीलिए संस्कृत का क्रम क्या है? या वा रा ला। या रा ला वा नहीं क्रम है। संस्कृत में कौन सा क्रम है? या वा रा ला है वरट, ठीक है ना? तो ई की जगह पर या, ऊ की जगह पर वा, री की जगह पर रा और री की जगह पर ला। ठीक, तो री की जगह पर क्या हो जाएगा? र। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और र का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो मूर्धा की जगह पर मूर्धा आदेश हो जाएगा, ठीक है ना? तो बनेगा क्या है यहाँ? धा, यहाँ त्रि त हो गया ना, त्रि क्या हो गया? त हो गया ना। और री की जगह पर र आदेश हो गया। और आगे क्या है? अंश, ठीक है? अब इसको मिलाइए, धा आधा त हो गया और र आधा हो गया। तो ऐसे इसको लिख देते हैं ना। त्रवर्ण जानते हैं ना, ये यही है ना, ये संयुक्ताक्षर भी है ना। इस यही दोनों वर्ण जो है यही मिल करके त्रा एक संयुक्ताक्षर बनाते हैं, ठीक है? इसको पूरा कर लीजिए। धात त्र में जब आ मिल गया तो ये त्रा पूरा हो गया और अनुस्वार इस पर आ गया और ये बन गया धात्रंशः। क्या बना? धात्रंशः। और एक आध उदाहरण देख लीजिए। ली धन आकृति, ठीक है? ली धन आकृति। ली क्या है? स्वर है कि व्यंजन? स्वर है। ली खुद एक स्वर है। तो ली में क्या है? री। ली भी स्वर है, री भी स्वर है, ठीक है ना? तो ये री में नहीं, ये री को क्या आदेश हो जाएगा? ला आदेश हो जाएगा। बोल रहे हैं आप लोग? देखिए, ई उ री ली। इक इतना है ना, इक में कौन आएगा? ई उ री ली, ठीक? तो ली भी क्या है? स्वर है। अब ली की जगह यहाँ ई को या, उ को वा, री को र और ली को ला। तो ली को कौन सा आदेश होगा? ऋतु लसानाम दंता है, ठीक है ना? तो ली को ला आदेश हो जाए, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत है और ला का उच्चारण स्थान भी क्या है? दंत है। तो ल
ली की पूरी ली की जगह पर ल हो गया, ठीक, ल धन आकृति। अब इसको जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ल जो है आ में मिल जाएगा, बनेगा लाकृति ही। बन गया कि नहीं। आपने पढ़ा यण संधि जिसका सूत्र है इको यणच। सूत्र का अर्थ है कि इक के स्थान पर, मतलब ई उर्ली के स्थान पर यह व रला हो जाता है, यण हो जाता है अगर सामने कोई स्वर हो तो आपने देखा यण संधि। अगर ये संधि आपको समझ में आई हो और वीडियो मेरी हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए शुभ संध्या। जय तु संस्कृतम।